अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास मौलाना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हैं 1,10,586 इन्फेक्टेड केसेस हो चुके हैं और 2,212 इस वक्त जो अमवात हैं पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं। अब जो मेजरमेंट्स हैं हुकूमतों की जानिब से वो भी लिए जा रहे हैं। WHO जो पहले दिन से कहता रहा कि अगर आप लोगों ने लॉकडाउन को नरम करना है तो उसको SOPs के मुताबिक करें, वरना जल्दी ना करें क्योंकि ख़तरा मज़ीद बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट ये भी है कि इस वक्त जो लॉकडाउन किया गया यूरोप के अंदर और वहाँ पर तकरीबन 30 लाख अमवात बचा ली गई हैं, यानी कि 30 लाख बंदे मज़ीद मर सकते थे अगर बर वक्त इकदामात ना किए जा सकते। 72 लाख का फिगर इस वक्त पूरी दुनिया में हो चुका है जो इन्फेक्टेड केसेस हैं। और इसके अलावा पिछले तकरीबन WHO के ख़त के मुताबिक पिछले जो 15 से 14 रोज़ हैं, यानी 1 से 1.5 हफ्ता, इसके दौरान अमेरिका और ये जो हमारा साउथ एशिया है यानी वस्ती एशिया और साउथ एशिया, इन दो हिस्सों से यानी पाकिस्तान, भारत और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर जो हमारा मिडल ईस्ट है, यहाँ और अमेरिका के दरमियान अमेरिका में तकरीबन 75% जो केसेस हैं दुनिया के वो पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं। दूसरा, एक WHO की जानिब से पंजाब हुकूमत को भी ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि कम अज़ कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की अभी भी ज़रूरत है, जिसके ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा है कि अगर कोरोना के केसेस मज़ीद बढ़े तो लॉकडाउन फिर करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक और रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर एशिया का चौथा ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है और आज भी रिकॉर्ड अमवात भी पाकिस्तान के अंदर सामने आ चुकी हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज विफाकी काबीना का जो इजलास था वहाँ पर जो वुज़रा हैं वो आपस में बड़ी उनकी चपकलिश हुई है। एक तो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कम की हैं, एशिया के अंदर सबसे कम पेट्रोल प्राइसेस की, तो पेट्रोल गायब हो गया। पेट्रोल पंप्स में हमने ये जिस दिन पहले दिन हुआ हमने उसी दिन ये स्टोरी उठाई थी कि ये आइंदा जो आने वाले 1 हफ्ता है उसमें बड़ी गंभीर सूरत हाल हो सकती है। और आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे लंगर लेने के लिए या फिर जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या उसके बाद एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे तकसीम करते थे, इस तरह एक लंबी कतारें होती थी, झुरमुट होता था लोगों का। इसी तरह पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी बड़ी जो तादाद है लोगों की वो वहाँ पर इकट्ठी हुई हमें नज़र आई है। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान खासे आज बरहम हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन पेट्रोल गायब कैसे हुआ। आइंदा जो 24 घंटे हैं उसमें कोई ना कोई अहम फैसला हो सकता है। नदीम बाबर और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके ऊपर शाह महमूद कुरैशी हों या बाबर अवान हों काबीना के अंदर, वो उनके ऊपर काफ़ी आज बरहम भी हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सवालात के उनके सामने रखे हैं कि ये किस तरह हो गया एकदम से, ये शॉर्टेज नाअहली नज़र आ सकती, क्योंकि मई का जो पूरा महीना था उसमें ये नाअहली हुई है, जिसकी वजह से आज अवाम तक वो जो रिलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया था वो नहीं हुई। और एक और इंदिया दिया जा रहा है कि शायद पेट्रोलियम माफिया है, जो कार्टेल है, वो भी सामने आ सकता है। दूसरी जानिब चीनी के ऊपर भी कहा जा रहा है कि जो तमाम तर जिम्मेदार हैं उनको हर सूरत के अंदर सजा दी जाएगी। तीसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आज फिर नैब ने उन्हें बुलाया हुआ था, वो नैब में जाकर पेश हो गए और उन नैब ने उनसे सवालात किए आमदन से ज़ायद जो असासा जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, उस हवाले से, जिसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि आज अनोखा केस है कि जिसमें आमदन से ज़ायद टैक्स देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब से सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि उन्हें शाबाश देनी चाहिए थी। नैब की आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी, जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की भी मंजूरी हो चुकी है। जो बड़ी शिकायत थी अपोजिशन को कि नैब उनकी तरफ नहीं देखता, तो यहाँ पर भी जफर मिर्जा साहब जिनके ऊपर FIA इंक्वायरी कर रहा है कि उन्होंने मास्क जो है गैर कानूनी तौर पर बाहर एक्सपोर्ट किए हैं, उसके हवाले से भी इंक्वायरी करेगा। आमिर कियानी साहब जिनके ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना जिनको बनाया जाता है कि वो वजीर थे, उसके बाद उनको हटाया गया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, वो अपनी जगह पर यानी पार्टी के अंदर उनकी वही हैसियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब दोनों तरफ से अच्छी तरह नहीं करवाते, जो अपना तराजू है वो हल्का और दूसरों का भारी रखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो भारत के खदशात थे भारत की जानिब से हमें कि वो हम पे अटैक कर सकते हैं सारी पैंडमिक सूरत हाल के अंदर, और अमित शाह ने भी जिस तरह मीडिया से बात की, उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर जाकर हमने जिस तरह पिछली सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका ऐसे थे कि उनके फौजी को अगर कोई नुकसान पहुंचता था तो उसका वो बदला लेता था। अब मोदी जी ने भारत को भी उस लिस्ट में डाल दिया है, तो फिर उन्हें
ये नहीं पता कि चाइना ने जो आपकी पटाई की है वहां पर लद्दाख में, उसका तो बदला आप नहीं ले पाए। पाकिस्तान की तरफ चार दौड़ते हैं, पाकिस्तान तहमुल का मुजाहरा करता रहा है। और जो अमेरिकन एक जरीदा है, अखबार है, उसने भी कहा है कि मोदी को उन्होंने हिटलर के जो है मुतरादिफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया और यूनाइटेड नेशन ये सारे खामोश रहे हैं जो अभी तक होता रहा है। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब सीनियर तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सर, ये जो खत है और जो तमाम तर हिदायत WHO पहले भी देता रहा कि लॉकडाउन में नरमी ना करें, SOPs के ऊपर अमल करवाना है तो फिर करें, और 30 लाख के करीब जो अमवात यूरोप के अंदर होनी थी उसको बचा लिया गया। पाकिस्तान ने बिल्कुल उसके बरक्स किया। आज भी खाता कि तकरीबन 2 हफ्ते मजीद सख्त इक़दामात करने चाहिए और करने पड़ेंगे। क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है सर पंजाब की तरफ से? देखें, WHO ने जो खत लिख कर लें कि गवर्नमेंट को तो लिखा, लेकिन शायद वो अदलिया तक नहीं पहुंचा। अदलिया का जो फैसला था वो काफ़ी मुख्तलिफ था। बड़े बड़े स्टोर्स और ईद पे शॉपिंग ओपन और ये वो वगैरह। अब तो वापस ले लिया ना अदलिया ने, अब तो वापस ले लिया जमशेद साहब। वो थोड़ी जिम्मेदारी कबूल कर ले, मैं समझता हूँ थोड़ी जिम्मेदारी कबूल कर तो अच्छी बात रहेगी। अच्छा, सिर्फ वापस ना लें, थोड़ी मतलब जिम्मेदारी भी कबूल कर लें। शॉपिंग तो मतलब होगी थी बच्चों की, तो अब इस बात की जिम्मेदारी भी कबूल कर ले। पाकिस्तान की तारीख में ये भी अच्छा कदम होगा। तो पर मैं समझता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है, जिसने जिम्मेदारी लेनी है, फैसले उसको करने देने चाहिए। जिस बंदे ने जिम्मेदारी नहीं लेनी वो फैसलों में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। या कोई कमेंट्स दे लेना या कुछ सजेस्ट कर देना और बात है, लेकिन फैसला कर देना, एग्जेक्टिव का फैसला या एग्जेक्टिव के इख्तियारात अगर कहीं इस्तेमाल हों तो ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है। शायद थोड़ा सा इसमें मुदाखलत या इंटरवेंशन है जिस किस्म की है। दूसरी बात इसमें आप कह लें कि हमारे यहाँ इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो दूसरा जो इशू बना है थोड़ा सा कि इंटेलेक्चुअल आप कह लें, वो साथी हों या बात सियासतदान हों या आप कह लें पीर हो, मौलवी हो, कहीं टीचर हो, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हों, कुछ लोगों ने कोरोना के बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए हैं। और सोशल मीडिया चूंकि बहुत एक्टिव है, बहुत इफेक्टिव बहुत हो गया है, तो हर बंदे के पास अपना अखबार है, हर बंदे के पास अपना चैनल है, वो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अच्छा। तो लिहाजा बड़ी आज़ादी से लोगों ने कोरोना के बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए हैं, जिससे कुछ लोग केयरलेस हुए हैं। तो इसकी जो स्प्रेड है वो बड़ा फास्ट है और बड़ा कहने खतरनाक हद तक दिखता है। शकूक व शुबहात आप कह रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर जिनके अखबारात या ये सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों ने पैदा किए हैं। हुकूमत तो बड़ी क्लियर ये मैं नहीं कह रहा, नहीं ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर अपना फोन है तो मेरा फोन इनफैक्ट एक किस्म का टीवी चैनल है, और मेरा फोन एक किस्म का, मेरे पास अखबार है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको ये मेरे प्रोड्यूसर के पास तो नहीं, लेकिन मेरे फोन के अंदर है वजीर आजम इमरान खान की 17 मार्च की जो उनकी कोरोना के बारे में राय थी और कल उनकी जो राय थी, अगर मैं वो आपको सुनवा दूं, ये अगर आप सुन लें जरा, तो आपको कोई ये सुनिएगा जरा। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। Several days later. लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। अच्छा, अब ये देखें ना, वजीर आजम 17 मार्च को कह रहे हैं कि ये तो एक फ्लू है और उसके बाद कह रहे हैं कि लोग अब इसको फ्लू लेते हैं। तो आप अदलिया की बात कर रहे थे कि उनको इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जमहूरियत वाले लोग हैं उनको ही नहीं वो डिसाइड कर पाए, तो इसकी वजह से फिर इंटरवेंशन होती है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो लॉकडाउन किया, लॉकडाउन रहा और कोरोना वाज इन कंट्रोल। बट जब आप कह रहे हैं कि जिस तरह शॉपिंग, ईद पे शॉपिंग के लिए मतलब कोई आप कह लें ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह की इतलात हैं वो सारों को पता ही है पाकिस्तान में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि केयरफुल होना चाहिए। जो लोग फैसला कर सकते हैं, फैसला करने वालों के फैसले कौमों पर असरअंदाज होते हैं, वो वज़ीर आज़म हो या फिर जज साहब हो या कोई किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, किसी इलाके का वज़ीर आला हो, जो भी आप कह लें कि फैसला करने वाले हैं, फैसलों की आप कह लें कि क्रेडिट या डिसक्रेडिट भर उनको जाता है। तो जो फैसले मेरे से रिलेटेड नहीं है वो मुझे नहीं करना चाहिए। और इस वक्त बार सूरत अच्छी नहीं है, और फर्दर फ्यूचर में इतनी ज्यादा इनाकुलम होने के बाद या जितने ज्यादा केसेस हो चुके हैं,
अगर इसको लॉकडाउन पे किया जाए तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। और फिर लॉकडाउन आप क्या लें कि बड़ा एक सर्टन एरिया क्या लें कि जो टाइम है वहां तक किया जा सकता है, उससे ज्यादा किया नहीं जा सकता। ठीक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन शायद इतना भी अफोर्ड पाकिस्तान नहीं करता। और जितने लोग हो गए हैं, मुझे तो इस वक्त आप कह लें कि मतलब स्लो डाउन तो किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन इसको कंट्रोल करना, इसे एलिमिनेट करना जिस तरह आप कह रहे न्यूजीलैंड ने किया है या बाद मुल्कों ने किया है, वो शायद मुमकिन नहीं रहा। अच्छा, अब हमें ज़हनी तौर पर ये कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना, कुछ ना कुछ अमवात का होना, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा और मेडिकली चीज़ों को मैनेज करना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीमा साहब, पंजाब की सियासत में आपका बड़ा एक मकाम है और मतलब आप यहाँ पर अगर एक पंजाब का जो रहनुमा है, लीडर है, MP है, वो इस तरह की अगर बात करता है कि जो तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा मुमकिन नहीं है, जैसे आप अभी कर रहे हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग नहीं है, बड़ा परेशान कुन नहीं है कि हाथ से जैसे मामलात निकल चुके हैं? निकल चुके वाली बात तो नहीं है, लेकिन खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि मेरा इसे लाइट लेने वाली बात नहीं है। पहले की गलती यही हुई कि लाइट लिया गया, या आप कह लें कुछ लोगों ने लिया, किसी स्टेज पर अगर हुकूमत ने लिया, किसी स्टेज पर अदलिया ने लिया और फैसला कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो सिचुएशन नहीं है। अब भी दोबारा इस गलती को जिसे कहते डराना फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात नहीं है कि मैं आपको डराऊँ, आप मुझे डराएं, हम दोनों केयर करें, आप अवाम होते हुए जिम्मेदारी कबूल करें या अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, आप मीडिया पर बैठ के लोगों को एजुकेट करें कि कैसे कैसे उन्होंने एहतियात करनी है, ना कि लोगों का डर उतारें और इसको लाइट अंदाज में पेश करें। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन का इदराक लोगों को करवाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हमें करवाना चाहिए। हमें लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि कोई मसला नहीं है। मसला है, मसला बहुत बड़ा है। और शायद मैं आज पढ़ रहा था कि कोई 130 साल बाद 1878 के बाद शायद जी इतना बड़ा एक आप कह लें कि ब्रॉडर किस्म का स्प्रेड आया है किसी डिजीज में। 72 लाख इस वक्त पूरे दुनिया में तादाद हो चुकी है। मैं एक जो प्लाज्मे के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि उसके ऊपर कुछ चैनल्स उसमें बड़ी जो मुहिम है वो भी चला रहे हैं, क्योंकि 35,000 के करीब माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो रिकवर्ड हुए हैं। तो उनसे अगर मुनज़्ज़म तरीके के साथ प्लाज्मा लेकर जो ये थेरेपी जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका था उसको भी अगर रेगुलेट किया जाए तो जो 1 लाख हैं उनको तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर सेहतियाब करवाया जा सकता है। इसके ऊपर मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या हुकूमत सोच सकती है, क्या राय है? ब्रिगेडियर साहब, ये जो इस वक्त सारे हालात हैं, WHO की दोबारा सजेशन है, ये जिस तरह वो भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो हो ही नहीं सकता, वज़ीर आज़म ने भी कल कह दिया कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है और होना भी नहीं है, शायद पाकिस्तान मुतामिल भी नहीं हो सकता, दुनिया अब नहीं तकरीबन मुतामिल होने वाली। क्या मिड वे है, अब क्या कर सकता है इस वक्त जो हुकूमत है और आवाम? मेरा तो ख्याल है कि दोनों को मिलकर इस बहरान से निपटना चाहिए और आवाम को भी अगर लॉकडाउन का कहा गया तो लॉकडाउन होना चाहिए और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो भी इसमें जिसे कहते हैं कि कमज़ोर हाथ ना रखे। जब लॉकडाउन करवाना है तो फिर लॉकडाउन होना चाहिए। हमारा मसला ये है कि जब लॉकडाउन का कहा गया तो लॉकडाउन हुआ नहीं, सड़कों पे तो कोई नज़र आता, और फिर जब SOPs बनी उन SOPs पर अमल ना हुआ। तो मैंने बारहा कहा है कि इस बहरान से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर और मौसर हथियार किसी भी कौम के पास जो है वो उस कौम की सोसाइटी का डिसिप्लिन है। हम बदकिस्मती से एक डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं है। हमारे यहाँ एक तस्वर चलता है कि ये गरीब है तो ये कानून वायलेट कर ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मोटरसाइकिलिस्ट है, 7 बंदे बिठा ले चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा दुकानदार है, इसने दुकानदार खोली हुई है, चलो यार चलने दो। तो इस वजह से फिर हमारा डिसिप्लिन तो नहीं है। हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ नहीं। जिन्होंने करवाना था, अमल करवाना था, जिन्होंने अदालत को भी गारंटी दी कि SOPs बनाएंगे और उन पर अमल होगा, वो भी नाकाम हो गए। तो एक नातवानी की सूरत हाल है और मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन इसके असरात जो हैं वो अभी आने वाले हैं और अब नज़र आ रहे हैं। जब लॉकडाउन नहीं किया, शुरू में देखिए कि सिंध हुकूमत ने सख्ती से लॉकडाउन किया और जो वफाकी हुकूमत के ज़ुएमा थे वो एक इख्तलाफ की सूरत हाल में रहे। वो तनकीद कर रहे थे सिंध हुकूमत पर
और सिंध हुकूमत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो जो कुछ कर रहे थे ये कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, फिर WHO ने तारीफ़ कर दी तो सिंध हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि हमारे काम की तारीफ़ हुई है। इन्होंने कहा जी आपके काम की तारीफ़ नहीं हुई, हमारे इंतज़ामात की तारीफ़ हुई है दुनिया में। बहरहाल अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने चौथा ख़तरनाक तरीन मुल्क आपको डिक्लेयर कर दिया और इस वक्त जो रोज़ाना की अमवात दुनिया की स्टेज पर रिपोर्ट हो रही हैं उनमें पाकिस्तान पहले 5-6 नंबरों में है पूरी दुनिया में जी। जो रोज़ केसेस आ रहे हैं और 15वें नंबर पर जो 15वें नंबर पर है, चले 15वें नंबर पर पाकिस्तान। नहीं, मेरा ख्याल है कि आज का अगर आप एनालिसिस निकालें देखा 15वें तो नंबर सबसे पर आगे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे चला गया अमेरिका है, फिर रूस है, फिर इंडिया है, फिर बेल्जियम है, ब्राज़ील है और उसके बाद पाकिस्तान है। जो कोरोना वायरस अपडेट है वेबसाइट उसके ऊपर तो यही नजर आ रहा है। अच्छा, तो हम ऊपर जा रहे हैं इस बहरान में, हमारे जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोग और जो आ रही हैं अभी और हमारी जो अमवात की शरह वो भी बढ़ रही है। तो हुकूमत ने ठीक कहा है कि अगर ये बढ़ी एक हद से ज़्यादा तो फिर इसको लॉकडाउन को दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन इसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जब लॉकडाउन हुकूमत करे तो वो फिर लॉकडाउन होना चाहिए। अवाम को भी हुकूमत की बात माननी चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक अदलिया की बात है, अदलिया ने अगर हुक्म दिया था तो हुकूमत ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? कैसे ले सकते हैं? अपील कर देते, इंटर कोर्ट अपील करते। बहरहाल वो कहते कि जी आपने दिया होगा हुक्म, यहाँ अवाम के जानों का सवाल है। पॉलिसी बनाए, अगर हुकूमत जमहूरियत है और जमहूरी हुकूमत है, इदारे चल सकते हैं तो पार्लियामेंट भी चले, ये भी उन्होंने कहा। पार्लियामेंट को स्टैंड लेना चाहिए था ना। पार्लियामेंट ने क्या किया? हुकूमत जमहूरी हुकूमत के फैसले को अदलिया ने उससे उल्टा फैसला दे दिया। पार्लियामेंट ने क्या किया? कोई अवाम को कुछ नजर आए ना का इस्तेकाक है वो नहीं, इस्तेकाक है पार्लियामेंट के पास भी, पार्लियामेंट भी जनरल जाके उधर सही तरह मुकदमा लड़ते और जफर मिर्जा साहब तो मामला तो और होते। लेकिन पार्लियामेंट के पास भी, आपने मेरी बात का एक बात कही, मुझे जवाब देने दें कि पार्लियामेंट के पास भी इस्तेकाक है कि वो अवाम की जिंदगी और मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड ले। चाइना ने कानून साजी की, मुझे बताइए ना क्यों स्टैंड नहीं लिया? पार्लियामेंट क्यों खामोश है? चीमा साहब, पार्लियामेंट क्यों खामोश है? चीमा साहब, आपके पास जो सवाल छोड़ के गया था सर, ये अब मुझे तो नहीं पता, हुकूमत और पॉलिसी बनाने वालों को बेहतर पता होगा। ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, इस तरीके को कितना जो मुतहरिक है वो मजीद किया जा सकता है? क्या इसके ऊपर आपकी सजेशन है सर? देखो, ये आप कह लें कि इसकी मैं और आप तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जी। बाकी आप अपनी पार्टी में भी तो एक सजेशन रख सकते हैं ना आपकी। अच्छा, म्यूचुअल होना है अवाम के दरमियान। जिस तरह ब्लड डोनर्स हैं जी, ब्लड डोनर्स हैं, लोग वॉलंटियर करते हैं, दूसरे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एसोसिएशन बन जाती हैं, आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं ब्लड प्रोडक्शन की। तो ये उस तरह मोबिलाइज करना पड़ेगा अवाम को और करना चाहिए। ये बड़ा ये इफेक्टिव है, मौसर है और एक सक्सेसफुल तरीका है। एक बंदा 3 लोगों को प्लाज्मा दे सकता है। तो अगर एक बंदा 3 लोगों को प्लाज्मा दे सकता है तो आज अगर 30-35 हजार बंदा इकट्ठा कह लें तो ये 1 लाख तो रिकवर हो सकते हैं जो इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, जो इस तो आप कह लें 80-90 हजार 1 लाख लोगों को दे सकते हैं, वो जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है जी। तो इसका मतलब है कि ये काफी मतलब आप कहें सदका जारिया होगा और इफेक्टिव। अगर हुकूमत रिक्वेस्ट करे एनसीसी में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर तमाम जो वज़ीर आला हैं उनके साथ बैठ के और एक लाहे अमल बनाया जाए, जो सेहतयाब होता है उसका डेटा तो सारा हुकूमत के पास होता है, वो बेचारा 14 दिन के लिए भी हुकूमत के पास ही होता है। तो ये हो सकता है ना चीमा साहब? ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि आपकी ये तजवीज़ बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए और हमें हर प्लेटफॉर्म पे इसको एनकरेज करना चाहिए कि इसका डाटा लेके तो हम दे दें। जितने भी लोग ब्लड डोनर जो एसोसिएशन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ही दे दें कि उनके थ्रू आगे मतलब या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ईदी है, बाकी जितने भी आप पहले इस तरह की चीज़ें हैं उनको दें। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों की जाने बचाई जा सकती है। ठीक, चीमा साहब मैं अभी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक होगा और वो होगा शहबाज शरीफ साहब नैब में गए, लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा था वो ये था कि हुकूमत की जानिब से नैब इंक्वायरी नहीं कर रहा, बल्कि काफ़ी खामोशी है। हुकूमत अभी तक एक तो अलीम खान साहब और एक सब्तैन साहब उनका क्रेडिट लेती रही है, लेकिन उसके बाद खामोशी नजर आई है। नैब टार्जन तो बन चुका है, ऐसा लग रहा था सिर्फ अपोजिशन के लिए, लेकिन हुकूमत के कुछ जो वज़रा हैं और एडवाइज़र्स हैं उनकी भी जान शिकंजे में, नैब के शिकंजे में आ सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि टार्जन जो है अब वो वाकई ही टार्जन बन चुका है। 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जो पेशियां हैं वो थम नहीं रहीं और आज वो पेश हुए। काफ़ी जुर्मट था, जो तमाम तर कारकुनान थे उसके बाद वो अंदर गए, उनको सवालात थमाए गए, जिसके ऊपर जो अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून है वो ये कह रही है कि ये एक अनोखा केस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को टैक्स से आमदन से ज़ायद टैक्स देने के ऊपर उनको पूछगछ की जा रही है। उनको तो शाबाश देनी चाहिए थी। और दूसरी जानिब आज जो इजलास हो रहा था पंजाब के अंदर भी, उसमें भी वॉकआउट हुआ है नून लीग की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के ऊपर। सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। सदीकुल फारूक साहब, ये शहबाज शरीफ साहब तो पेश हो रहे हैं, दूसरी जानिब आमिर कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी और जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की भी मंजूरी नैब की जानिब से। ये खुशाइंद है। अब तो आपको मुतमईन होना चाहिए कि बिला इम्तियाज जो एहतसाब है वो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं हो रहा। जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया गया बगैर किसी रेफरेंस के। हमजा शहबाज साहब को 13 महीने हो गए, कैद काट के आ गए। जनाब शाहिद खाकान साहब को रेफरेंस नहीं, हमारे एहसन इकबाल साहब को रेफरेंस नहीं, वो कैद काट के आ गए। इनको क्यों नहीं पकड़ रहे? वो किधर गया इनका जिसका ऐलान किया था चेयरमैन नैब ने? वेट करें, सारे रेफरेंस हो जाएंगे आपके ऊपर, टेंशन क्यों लेते हैं आप? और सुन लें, मालम जब्बा और बीआरटी पिशावर के रेफरेंस तैयार पड़े हैं, वो कहाँ गए? अच्छा। वो उन्होंने जो कहा था कि जनाब अली अब हवाएं जो तब्दीली की चल पड़ी हैं और 18-19 महीने उस वक्त हुए थे हुकूमत को, अब उसका भी एहतसाब होगा। फिर बाद में कहा जी कि वो मजबूरी के तहत मैंने बयान दिया था। कहाँ है हेलीकॉप्टर केस जो इमरान खान के खिलाफ है? कहाँ है उनके जो कि अपना ऑफ शोर कंपनियां हैं इमरान खान की जिन्होंने इतराफ किया है? कहाँ है ये सारा कुछ? तो क्या गिरफ्तार कर लें अब जाके इमरान खान साहब को? यानी हद हो गई है। मुकदमा चलाएं, बुलाएं ना। वो तो उनके खिलाफ जो 7 साल से मुकदमा चल रहा है। चीमा साहब, नून लीग वाले आपसे नहीं खुश हो सकते, या जो आपके इदारे हैं आपके हुकूमत के साथ जो काम कर रहे हैं उनसे खुश नहीं हो सकते जो मर्जी हो जाए? चीमा साहब देखें मियां, जो नून लीग वाले अगर कहें कि आप फलां पीटीआई के या हुकूमत के बंदे की भी इंक्वायरी करें या नैब केस टेकअप करे, वो तो बात ठीक है, जेन्युइन है। वो जिसको समझते हैं कि फलाने की इंक्वायरी होनी चाहिए उसका नाम लेना चाहिए उन्हें। आगे नैब जो है इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको वो जो फैसला करे जो जिसमें कोई सब्सटेंस होगा, जहाँ कोई करप्शन उसे नजर आएगी, वो यकीनन इंक्वायरी भी करेगा और उस पर रेफरेंस भी बना लेगा। अगर नहीं बनाता तो हमें उस पर एतमाद होना चाहिए कि ये वही चीज चेयरमैन है जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया हुआ है, और उसका कोई चपरासी भी हमने नहीं लगाया। उसके जितने डीजी हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दौर में उनकी भर्ती हुई है, कानूनी तौर पर लगाया है ना? तो कानूनी तौर पर लगाए चीमा साहब, वो कानून के दायरे में रह के लगाए हैं ना। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने लगाए हैं उनको तो उस पर एतमाद होना चाहिए ना। हमें तो है, उनको भी एतमाद होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि लेकिन साथ ये नहीं कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ की इंक्वायरी ना हो, ये नहीं कहना चाहिए कि नवाज शरीफ की इंक्वायरी ना हो, या हकान अब्बासी की इंक्वायरी अगर हो रही है तो उसमें कोई खुदा ना गलत हो रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं सारों की बिला इम्तियाज बिला तखसीस इंक्वायरी जहां कहीं करप्शन नजर आए नैब को करनी चाहिए, जिसकी भी करे हमें कोई इतराज ही नहीं है। वो हुकूमत का बंदा हो, वो अपोजिशन का हो, वो बिजनेसमैन हो, कोई और, हम किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। कोई नाम लें, हमें कोई नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं नैब जो करेगा, हम ना पीटीए के बंदे को डिफेंड नहीं करेंगे, दूसरे बंदे को हम ना ये इसरार नहीं करेंगे कि फलां पे जरूर करें। नैब जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ये इनका जो पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का वो ये है कि जनाब फलां पे भी करो, फलां पे भी करो। अगर आप नहीं कर रहे तो हमारे बंदों को क्यों करते हैं? और बल्कि साथ तान आगे टूटती है कि जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों करते हैं, हमजा के खिलाफ क्यों करते हैं? भाई हमजा के नौकरों के अकाउंट से 45 करोड़ रुपए निकला। शहबाज शरीफ के अपने अकाउंट से, जिसने कभी दिल्ली की करप्शन नहीं की, उसके अपने अकाउंट से पैसे निकले हैं। उसकी सारी बीवियों के अकाउंट से पैसे निकलते हैं। उसके सारे दामाद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। उसकी खुदा न खास्ता मतलब मुझे शर्म आती है बात करते हुए, बेटियां इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। जब आपके खानदान का कोई बालग मर्द, कोई बालग औरत, कोई बालग मर्द, कोई बालग औरत मनी लॉन्ड्रिंग से मुबर्रा नहीं है, तो फिर भाई आपके मुंह से आप लोगों को शक्ल दिखाने के काबिल हैं?
आपका स्टैंड क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है कि आपके खानदान में कोई बालिग मर्द, कोई बालिग करप्शन से या मनी लॉन्ड्रिंग से, जाली अकाउंट से मुबर्रा नहीं है, सारे कर रहे हैं, सारे नौकर जो है शाम को लाके जमा कराते हैं। तो आपकी औकात क्या है? आप तो छोटे मोटे चोर हैं, बात बात नहीं है, आपने मुल्क लूट के खा लिया, फिर भी आप मुझे सामने आ जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं। सदीकुल फारूक साहब हैज राइट टू रिस्पोंड। मैंने ब्रिगेड साहब की तरफ इसके बाद जाना है, आप क्विकली रिस्पोंड कर दें। बड़े आप तो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे, क्यों सवाल उठाते हैं? बस कर दें, बस कर दें। पहली बात तो ये है कि जिन खजेज खानदान के पास 1962 में 7 कारखाने थे, खाली गेंद बल्ला नहीं खेल के पैसे बनाए, उनके पास 12 मरले की पट्टी थी, 12 मरले की पट्टी थी, दात्री रंभा बनाते थे, ये औकात थी। अब आप चुप कर, दात्री रंभा बनाते थे, 418 पे टैक्स देते थे, 418 पे टैक्स देते थे, दात्री रंभा बनाते थे। ये हो सकता है दात्री रंभा उसको बड़ा चलता हो, आजकल मास्क का कारोबार जो कर रहा है वो तो करोड़ों में खेल रहा है। थे क्या ये जिनको ऐसे अभी भाई कौन से 22 खानदान में नाम था इनका? कितने कारखाने थे? 7 कारखाने। यार हद होती है, ट्यूबवेल का पटा चलाते थे, ट्यूबवेल का पटा चलाते थे, पक्के ठीक करते थे, ये इनकी औकात थी। 12 मरले की फैक्ट्री 7 भाई थे, 12 मरले की फैक्ट्री में 7 भाई थे, छोटे मोटे लोहार थे यार, छोड़ दो बात को, छोटे मोटे लोहार थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, 7 कारखाने, भाई कौन से 22 खानदान में नाम था इनका? अच्छा चीमा साहब ठीक है, अब सदीकुल फारूक साहब जवाब दे दें यार। सोने जी, उनकी इत्तेफाक फाउंड्री शुगर मिलें बनाने वाली थी, रोड रोलर बनाने वाली थी, पीटर इंजन बनाने वाली थी। 62 और 64 और 65 में उस वक्त के सदर अयूब और गवर्नर अमीर मोहम्मद खान जाके वहां विजिट करते थे। पाकिस्तान का सबसे आला वहां सामान बनता था। वो सियासत में भी नहीं थे, वो इक्तदार में भी नहीं थे। फिर 1974 में उनके 7 कारखाने नेशनलाइज होते हैं। उस वक्त इमरान खान वो गेंद बल्ला, मैंने कहा नहीं, इतना सिलाई मशीन से 62 अरब रुपए की जायदाद उन्होंने बना ली यूएई में। तो इसलिए मुकाबला किसका करते हैं? अच्छा, आप लोगों ने दावा किया हम 100 दिन में ये कर देंगे और 1 करोड़ रोजगार दे देंगे और 50 लाख मकान बना देंगे। मुंह तो आप दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह तो आप दिखाने के काबिल नहीं है। हर तरफ अभी तो पेट्रोल नहीं मिल रहा आपके दौर में, ये आपकी गवर्नेंस है। ये तो आज वजीर आज़म खुद बड़ा उन्होंने तशवीश का इजहार किया, बड़ा आप मुंह कहीं किसको दिखाएंगे? उन्होंने आप किसको मुंह दिखाएंगे? गैस के एमडीज इन्होंने सुई सदरन नजरन के इन्होंने हटाए, दवाई की कंपनी में आप लोग चीमा साहब आप लोग रेगुलेट नहीं कर पाए, अब फिर देख लें पेट्रोल के ऊपर। चले मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी इंडिया से ममनुआ दवाइयां मंगवाने वाले कौन हैं अभी? चले चीमा साहब इसके ऊपर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ब्रिगेड साहब काफी देर से खामोश हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। चीमा साहब आपने जवाब देना। ब्रिगेड साहब ये हो गया जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस है? हुकूमत सही जा रही है, आगे बजट भी आने वाला है? जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो एक मुसलसल बहरान पसे बहरान की सूरत हाल है। सियासी तौर पर सख्त तकसीम है अंदरूनी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। जो हुकूमत में है पार्टी और अपोजिशन के अंदर शदीद किस्म का ज़ाती और ऑलमोस्ट दुश्मनी की हद तक इख्तलाफ बन चुका है और वो आपको सामने नज़र आता है। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई कि इन 2000 के ख़िलाफ़ भी आप करें, तो अवाम को क्या नज़र आता है? अवाम को ये नज़र आता है कि हुकूमत जब चाहेगी तो नैब किसी को पकड़ेगी। ये साफ साफ के सामने है, उन्होंने कहा जी अब कर दो। लेकिन ये आप आज के फैसले से ये बात नज़र आती है ना कि हुकूमत जब कहेगी तो फिर उसके किसी बंदे के खिलाफ केस सुना जाएगा, वरना केस लटका रहेगा, नैब खामोश रहेगा। अब वो नैब को डायरेक्शन देंगे, तो क्या ये इसको हम इंसाफ कहेंगे? क्या ये इंसाफ के असूलों के मुताबिक है? नैब को तो या तो खुद सुमोटो नोटिस लेना चाहिए या फिर अवाम की शिकायत पर भी एक्शन कर लेना चाहिए। तो अवाम में तो फिर अपोजिशन भी आएगी। एक तो चैनल एक बात ये है चला रहा है कि जो चीनी के बहरान के जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए, लेकिन वो उनमें से नून लीग कह रही है कि जहांगीर तरीन को चार्टर्ड तैयारे के जरिए लंदन पहुंचा दिया, वहां से जाके वो तो देखिए ना, और शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल आप ये देखिए, इसके चीनी का बहरान जो हुआ, उसके बाद आटे का बहरान हुआ, उसके बाद अब पेट्रोल का बहरान आ गया। तो ये तो नज़र आता है ना कि मैनेजमेंट हमारी मुनासिब नहीं है, उसमें कमज़ोरियाँ हैं मैनेजमेंट के अंदर, और मैनेजमेंट के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उसका कारोबारी हजरात फ़ायदा उठाएंगे। ये तो एक नेचुरल बात है। तो अभी
जो पेट्रोल की सूरत हाल है उससे अवाम को सख्त तकलीफ है, और अवाम को जब तकलीफ होगी तो फिर और आप कहें कि जुलूस निकलेंगे, और जुलूस जब निकलेंगे ऊपर से कोरोना का बहरान है, तो एक बहरान पसे बहरान की सूरत हाल है। और इस बहरान को मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन जो रास्ता है वो अवामी डिसिप्लिन है और हुकूमत की तरफ से असूलों पर अमल है, और अपोजिशन और हुकूमत के अंदर ताउन और इत्तेहाद की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। ताउन और इत्तेहाद है। और एक कानूनी तौर पर जो बात है, मैं ये कहता हूँ कि 2009 से पीछे 2007 में 8 में NRO हुआ। NRO हमारी तारीख का बदतरीन दाग है हमारे पाकिस्तान के माथे पर। अच्छा, अब उस NRO के में तो 8,400 लोग छूट गए, तो वो बदकिस्मत हैं जो उस NRO के से पहले जो इन्होंने जुर्म किए उनको आप पकड़ रहे हैं। आपने 8,400 बंदों को छोड़ा है NRO में, और कुछ नहीं हो सका उनके खिलाफ अदालती फैसलों के बावजूद, जो छूट गए। अच्छा चीमा साहब, ये तो आप एतराफ करें ना कि मैनेजमेंट तकरीबन ये जो 2 साल का अरसा रहा है आपकी हुकूमत में, इसमें ये तकरीबन ठीक नहीं रही। मैनेजमेंट के ऊपर खासे सवालात हैं, वो विफाकी लेवल पे हो या फिर पंजाब के लेवल के ऊपर हो, ये तो एतराफ करना चाहिए आपको। देखिए, बेसिकली आप कह लें कि मैनेजमेंट में या गवर्नेंस में हमेशा आप कह लें गैप्स होते हैं। जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वहाँ भी हैं, हमारे यहाँ जो ज़्यादा हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, होते हैं। बाकी ये जो है ना, मुझे अपनी या मेरी अपोजिशन जो है, मेरी अपोजिशन को जिस तरह सदीकुल फारूक साहब बात कर रहे थे, आप कह लें तेल के मिलने की या ना मिलने की, या और इस तरह की बात करनी चाहिए। अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का रोल है, ठीक है। मीडिया का भी रोल है, क्या रोल है? अच्छा, सिविल सोसाइटी का भी रोल है, करनी चाहिए बात। लेकिन हम बता रहे हैं किसी के कि हम अपने पार्टी लीडरों को अमीर साबित करने की कोशिश कर रहे हो। भाई जो अगर शहबाज शरीफ साहब जो बता रहे हैं कि हमारी 7 मिलें थी, जो सदीकुल फारूक साहब बता रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बता दें नैब को, वहां क्यों नहीं बताते? वो बार बार पूछते हैं, ये सवाल है भाई, इन सवालों के जवाब दे दो कि आपके बच्चों के अकाउंट में ये पैसे या आपके अकाउंट में पैसे, ये जाली जो आपके नौकर थे वो क्यों लेके आते थे? आपके नौकरों के अकाउंट में इतने इतने पैसे क्यों थे? आपकी बीवियों के अकाउंट में इतने इतने पैसे क्यों थे? कहाँ से आते थे हर रोज? फिर मतलब बाहर कैसे जाते थे? बाहर से फिर टीटी बन के अंदर क्यों आती थी? फिर आपके इतने ज्यादा इतने गुना खासे छोटे बेटे के क्यों बढ़ गए, दामादों के क्यों बढ़ गए? भाई हमजा साहब का क्या नाम है, अली इमरान हमजा का फ्रंट मैन था। अब अगर आप इतने अमीर थे, वाकई अमीर होंगे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं मुझे पता नहीं पूरी तरह। अगर अमीर थे तो आपको इतनी भूख होनी क्यों चाहिए थी? आपको मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या कोई बच्चा, कोई दामाद बचा ही नहीं है, तो भाई आपके पास 1960 में इतने पैसे थे, आपके 7 कारखाने थे, 1970 में आप टैंक बनाते थे, तोपे बनाते थे, आप जहाज बनाते थे, मिसाइल बनाते थे, ठीक है, बड़े अमीर थे आप। फिर आपको ये भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? और अगर कोई गलत कह रहा है तो फिर आप उसके मुंह में मारें, उनको नहीं बताते, हमें बता दें कि इतना बिजनेस करने का तो राइट है ना, आप भी माशाल्लाह बिजनेस करते हैं, सारे सियासतदान बड़े बड़े उनके कारोबार हैं, ये राइट तो छीन नहीं सकते ना आप। या तो फिर कोई सख्त कानून बना दें कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही बिजनेस नहीं कर सकती। बहरहाल सदीकुल फारूक साहब ये जो पॉइंट उठा रहे हैं ना, वो और आप भी बात कर रहे थे, आज शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल किया नैब के सामने, वो ये था कि साल 1998 से 2018 के दौरान आपकी फैमिली के जो असासे हैं वो बढ़कर 549 अरब हुए। इसके हवाले से पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से इन असासों में इजाफे की वजाहत दें, जवाब दे पाएंगे? 549 अरब, ये तो तकरीबन मुझे लग रहा है एक सूबे का बजट ही इतना होता है हमारे यहाँ तो। नहीं भाई, बात ये है, सनत और एसेट्स की वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बढ़ती है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, मैंने एक प्लाट खरीदा 7.5 लाख का 2004 में, और वो मैंने 2013 में आके 44 लाख का बेच दिया। सही है, बात समझ गए? समझ क्यों आप? ये कितने गुना बढ़ा? ये आप बता रहे हैं कि जो 1998 में करोड़ों में थे अब वो अरबों में हो गया, और नैब हमें गलत मैनिपुलेट कर रहा है। एक मिनट यार, आप अपने तौर पर ना नतीजा निकालें। अच्छा। वो 1998 में अरब में थे, 1 अरब 2 अरब नहीं, वो अरबों ही में थे। अच्छा, चलें, जवाब देना। अब तो 549 अरब पे हो गए। करके हम तो नहीं मान रहे भाई, फिर ठीक है, अगर ये नहीं मान रहे हो तो अब तक हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं फाइल कर सके आप? एहसन इकबाल का भी पिछले तारीख पे अदालत ने पूछा है कि कोई रेफरेंस है या फिर मुकदमा खारिज कर दें, पूछा है अदालत ने, अभी तक कुछ नहीं बन सका।
देखिए ये अभी जो ये मेरे मैंने सुना है ब्रिगेडियर साहब जो भी हैं उन्होंने कहा है ना कि आपके हमने फैसला कर लिया है कि इनके खिलाफ भी, तो फैसले आप कहते हैं नैब आजाद है, तो नैब किधर आजाद है? फिर नैब किधर टारगन बनेगा? एक वजीर बयान देता है ईद के बाद ये शुरू होगा, दूसरा ये शुरू होगा, तो इसका मतलब है नैब को डिक्टेशन दी जाती है कि आपने ये करना है, ये करना है। ये इनके बयानात जो है ना ये निचले नहीं बैठ सकते ना। ये फिर कहते हैं हम सब कुछ करते हैं और उधर कहते हैं कि नैब आजाद है। किधर आजाद है भाई? नहीं आजाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सिद्दीकुल फरूख साहब, चीमा साहब, लियाकत सूर साहब कंक्लूड कर दें, क्या सजेशन है आपकी, बता दें। जी अल्लाह करे पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाए। फ़िलहाल तो अवाम की सूरत हाल फ़ानी बधाई उन्हीं के अल्फाज में ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, ये आपके अवाम की सूरत हाल है। आज पेट्रोल पंप्स के ऊपर एहतजाज हो रहा है, लाइनें लगी हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। आटे की सूरत ये हाल ये है कि गंदम किसानों से ज़बरदस्ती जो कहा गया कि 3500 से ऊपर कोई नहीं खरीदेगा और आप फूड डिपार्टमेंट को दें, लोगों ने दे दी। पाकिस्तान के अच्छे शहरी होने की हैसियत से मैंने भी अपनी गंदम दे दी, और साथ ही उसके 1 महीने के बाद तमाम पाबंदियां उठा ली गई। अब वो इंपोर्ट भी होगी, अब वो बैनुल सूबाई हरकत भी होगी, तो गंदम की कीमत तो जनाब 4500 रुपये बोरी चली जाएगी। मुझसे आपने 3500 रुपये बोरी ली, 35 रुपये पर किलो लिया, तो अवाम की सूरत हाल पर तवज्जो होनी चाहिए। ऊपर से जो है ये कोरोना का बहरान, ये भी अवाम को हिट कर रहा है ना। इसमें जो अमवात हो रही हैं वो खानदान के खानदान आपका मुसीबत में पड़ जाएंगे। लास्ट में बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर लियाकत सूर साहब। लास्ट में एक मामला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर सेहत और साबिक वज़ीर दाखिला के ऊपर एक अमरीकी खातून ने इल्ज़ामात लगाए हैं हैरेसमेंट के और रेप के। उन इल्ज़ामात के ऊपर पीपल्स पार्टी तो बात कर रही है, सब कुछ हो रहा है, मीडिया के ऊपर हो रहा है, हम उसके हवाले से बात नहीं करेंगे, वो केस अदालत तक भी पहुंच चुका है। बहरहाल एक जो इस वक्त नुक्ता है वो मैं ये उठाना चाहूँगा कि अब ये केस चूँकि अदालत में भी पहुंच चुका है, उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी कर दिया, और आज खबर आ रही थी कि पुलिस ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि FIA ने भी इंदराज मुकदमा के लिए दायर दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की है कि जिस वकील ने, इस्लामाबाद के वकील ने जो पीपल्स पार्टी का सदर भी है, उसने दर्ज की है, तो वो ये नुक्ता ये उठाया गया है कि क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्टेड नहीं है इसलिए ये मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। जो डायरेक्ट इफेक्टेड है यानी कि पीपल्स पार्टी के जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके सरप्रस्त, वो ही मुकदमा कर सकते हैं। बहरहाल सवाल अब ये है कि इससे पहले हमने रेमंड डेविस का भी केस देखा है, किस तरह से वो यहाँ पर कत्ल करता है और उठाकर उनको वापस ले लिया जाता है। आज अगर ये 10 साल से पाकिस्तान के अंदर रह रही है और गोरी चमड़ी यानी कि गोरे लोग जो जिससे क्रिकेट के मैदान में तो हम हमेशा से डरते रहे हैं, यहाँ पर अगर वो हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर सेहत हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है, इसकी शफाफ अगर तहकीकात हो और अगर होती है और अगर वो गिल्टी होती है, तो क्या हमारे अंदर बहैसियत कौम इतनी सख्त है कि हम उसको सज़ा दे पाएंगे या दिलवा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।